तारीख 22 नवंबर 1963 ईस्वी। स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का डलास शहर। समय 12:30 बजे। टारगेट जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट। वेपन 6.5 × 52 mm इटालियन राइफल और रिवॉल्वर। ये इंट्रोडक्शन था अमेरिका के सबसे चहेते राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के मर्डर का। आज दिनांक है 29 मार्च सन 2024। आज से तकरीबन 61 साल पहले ये एक लोकल भीड़ को संबोधित करने के लिए जाते वक्त राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये एक मिस्ट्री कैसे बन गई ये तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, या शायद आप वीडियो के अंत तक खुद ही समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स जितने भी हमें सुन रहे हैं, हमें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या उस समय हुई जब वे अपने हाईली ट्रेंड सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में बैठकर डेलिस लॉन्ग टाउन से होकर गुजर रहे थे। उस वक्त उनके साथ स्पेशल फोर्स और कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे। देखो, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद उनके ऊपर फायरिंग हुई और वो मारे गए। इस हमले के चंद मिनटों के बाद ही CIA और FBI ने और पुलिस में हलचल मच गई। लेकिन इतनी ताकत लगाने के बावजूद वो एक ली ओसवाल्ड नाम के एक ट्रेंड शूटर को ही गिरफ्तार कर पाए, या फिर और वो किसी को पकड़ना ही नहीं चाहते थे। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, या फिर केवल एक शूटर ने ही दुनिया के टॉप लेवल की सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर अमेरिकी इतिहास के सबसे फेमस राष्ट्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखो, 22 नवंबर को प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को एक लोकल भीड़ को संबोधित करने के लिए जाना था, जिसके लिए 2 रूट थे। प्रेसिडेंट को जहां जाना था उसका सीधा साधा रूट भी मौजूद था, लेकिन प्रेसिडेंट का कारवां शहर के बीचों बीच क्यों लाया गया और ये रूट किसने प्लान किया था। और फिर जिस शख्स ने उन पर गोली चलाई थी, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं था कि ये एक वेल प्लान के तहत अंजाम दिया गया था। और हकीकत तो ये है कि 1 महीने पहले ही उसको 16 अक्टूबर 1963 को बुक ऑफ डिपोजिटरी में सिर्फ एक कॉल पे नौकरी मिल गई थी। आखिर कैसे? शूटिंग सीन के वीडियो फुटेज में स्कार्फ पहने हुए इस लड़की का मर्डर तस्वीर लेते देखा गया था, पर उसको आज तक क्यों नहीं खोजा गया और उसका इस मर्डर से क्या कनेक्शन था? इसका जवाब वीडियो के अंतिम भाग में आपको मिल रहा होगा। देखो, जॉन एफ कैनेडी की मौत से जहां लाखों अमेरिका के लोगों में गहरा सदमा पहुंच चुका था, इस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन से लोगों के ढेर सारे सवालों के जवाब को नहीं दे पाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस मर्डर के बहुत सारे साक्ष्य एवं सबूतों को पुलिस ने लोगों से छुपाया और उसे पब्लिक होने नहीं दिया। देखो, ये बात तो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसा सोचे जाने के पीछे बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला है वेन्यू का सिलेक्शन, यानी जहाँ 22 नवम्बर के दिन प्रेसिडेंट को जाना था, जिसमें पहला था ट्रेडमार्क और दूसरा था वुमेन्स बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू को सेलेक्ट कर लिया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेली नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट वुमेन्स बिल्डिंग को जाएं। वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट ट्रेडमार्क पर जाएं। उसके पीछे का वजह ये था कि ट्रेडमार्क की बिल्डिंग एक बैंक्वेट हॉल के जैसा था और वुमेन्स बिल्डिंग के इंटीरियर इस लायक नहीं था कि वहाँ प्रेसिडेंट को भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट के जान को खतरा था। बट फाइनली 14 नवंबर के दिन, यानी हत्या के कुल 8 दिन पहले, ट्रेडमार्क की वेन्यू को सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं होता है। अब बारी थी लॉ फील्ड एयरपोर्ट से, जहाँ प्रेसिडेंट के जहाज को लैंड करना था, और वहां से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर स्थित ट्रेडमार्क पर प्रेसिडेंट को कैसे ले जाया जाए। अब नॉर्मली प्रेसिडेंट को ऐसे रूट से ले जाया जाता है जहां पे रुकावटें कम होती हैं। ऐसे ही एक रूट थी जो शहर के बाहर से होते हुए प्रेसिडेंट कैनेडी को बाहर उसे सेलेक्ट नहीं किया गया। यही CIA और FBI की सबसे बड़ी भूल थी। खैर, प्रेसिडेंट का कारवां शहर के अंदर से, यानी तकरीबन जहां स्कूल बुक ऑफ ट्रेडिक्टरी मौजूद थी, जहां से शूटर ली ओसवाल्ड ने गोली चलाई थी, उसके बराबर से गुजरने वाले रूट को सेलेक्ट कर लिया गया। देखो, अब आपको ये लग रहा होगा कि ये रूट खास तौर पे प्रेसिडेंट को मारने के लिए डिजाइन किया गया था, तो आप बिल्कुल गलत हो। दरअसल इस रूट से जाने का फैसला प्रेसिडेंट ने खुद ही किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट लोगों की भीड़ से होकर गुजरना चाहते थे। यदि एक पल के लिए मान लिया जाता है कि उस दिन गवर्नर जॉन कैनेडी की बात न मानी जाती और वेन्यू नंबर 2 को सेलेक्ट किया जाता, यानी वुमेन्स बिल्डिंग, तो प्रेसिडेंट का कारवां मेन रूट से होते हुए ईस्ट की तरफ निकल जाता। इससे बुक ऑफ डिपोजिटरी में बैठे हुए शूटर ली ओसवाल्ड और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती और प्रेसिडेंट के बगल में फर्स्ट लेडी यानी उनकी वाइफ बैठी थी, जिससे उनकी जान बच जाती। अब 100 बातों की एक बात, यानी ये सुन लो कि प्रेसिडेंट की हत्या में ट्रेडमार्क की वेन्यू का सेलेक्ट होना और दूसरा शहर के बीच वाले रास्ते का, जिससे प्रेसिडेंट ने खुद सेलेक्ट किया था, इन दोनों का सेलेक्ट होना बहुत जरूरी था। और जैसा कि आपने वीडियो के पहले 3 मिनट में ये जाना कि इन दोनों के सिलेक्शन गवर्नर कैनेडी ने खुद किया था, तो क्या कैनेडी इस हत्या में शामिल थे? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि गवर्नर कैनेडी खुद भी उसी गाड़ी में बैठे थे जो कि आगे वाले सीट पे अपने वाइफ के साथ थे। उन्हें भी गोली लगी थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। और उनके बेगुनाही का दूसरा सबूत यह है कि गवर्नर खुद ये चाहते थे कि प्रेसिडेंट बाहर रास्ते से जाएं, ताकि उनकी जान की कोई खतरा ना हो, जिसने इस हत्या की परफेक्ट प्लानिंग की थी। प्रेसिडेंट की हत्या से केवल 3 दिन पहले ये बात पब्लिक की गई थी, प्रेसिडेंट को कहां और किस रास्ते से जाना है, यानी इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन CIA और FBI के टॉप अधिकारियों के अलावा किसी और को नहीं था। तो आखिर शूटर ने 3 दिन में ही इतनी परफेक्ट प्लानिंग कैसे
कैसे कर लिया। हालांकि इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ इन्हीं सब कारणों की वजह से ये एक नॉर्मल सा दिखने वाला मर्डर एक मर्डर मिस्ट्री बन गया। खैर अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो इसे शेयर जरूर कर देना। तो देखो, बुक ऑफ डिपोजिटरी में 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही लीक हो चुका था। जी हाँ, तकरीबन 2 महीने पहले ही स्कूल बुक ऑफ डिपोजिटरी में अचानक स्टाफ की शॉर्टेज होने लगी थी। फिर सितंबर 1963 में वेस्ले फ्रेजियर नाम के एक व्यक्ति को जॉब एजेंसी के द्वारा कॉल आता है और उसे जॉब ऑफर कर दी जाए। वेस्ले फ्रेजियर आधे घंटे की दूरी पर इरविंग नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वो अगले दिन जैसे ही स्कूल बुक ऑफ डिपोजिटरी में पहुंचता है, वहाँ के सीईओ रॉय ट्रूली के द्वारा उसे हायर कर लिया जाता है। और तकरीबन 1 महीने बाद यानी 1 अक्टूबर 1963 ईस्वी को वेस्ले फ्रेजियर के पड़ोसी बुक डिपोजिटरी के सीईओ को कॉल करके अप्रोच करता है। और मजे की बात तो यह है कि अगले दिन उसे भी हायर कर लिया जाता है और इस पड़ोसी का नाम था ली ओस्टवाल्ड, यानी ये वही शूटर था जिसने जॉन एफ कैनेडी के ऊपर गोलियां बरसाई। ली ओस्टवाल्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसने डेलिस में ही एक रूम को रेंट पर ले लिया था। वो वीकेंड पे घर आता था और मंडे को सुबह अपने दोस्त वेस्ले फ्रेजियर के साथ वापस बुक ऑफ डिपोजिटरी में ड्यूटी ज्वाइन कर लेता था। करीब 1 महीने तक ये रूटीन चलता रहा, लेकिन प्रेसिडेंट की हत्या के केवल 1 दिन पहले यानी 21 नवंबर को ये रूटीन टूट गया। 21 नवंबर को यानी थर्सडे के दिन ली ओस्टवाल्ड वेस्ले फ्रेजियर के साथ घर चला गया। उसका कहना था कि इस वीकेंड को वो डैलस में ही रहेगा। अगली सुबह जब वेस्ले फ्रेजियर ओस्टवाल्ड के साथ ऑफिस जा रहा था, तब ओस्टवाल्ड के हाथ में एक लंबा पेपर बैग मौजूद था जिसमें ओस्टवाल्ड का कहना था कि वो कार्टन और रॉड रखा हुआ है जिसको वो अपने रूम में लगाएगा। अब आता है हत्या वाला दिन यानी 22 नवंबर। हत्या के ठीक आधे घंटे पहले ओस्टवाल्ड अपने कुछ दोस्तों के साथ टेरिस पे मौजूद था। उस समय दिन के 12 बज रहे थे। वो समय था ऑफिस लंच का। उसके सारे दोस्त लंच करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, सिवाय ली ओस्टवाल्ड का जो 6th फ्लोर पे अकेला प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहा। प्रेसिडेंट को देखने के लिए डिपोजिटरी के बाहर काफी भीड़ जुट गई थी और डिपोजिटरी के अंदर भी कुछ एम्प्लॉय 5th फ्लोर से ये मंजर देख रहे थे। तकरीबन 12:30 पर प्रेसिडेंट का कारवा आता है जिसमें प्रेसिडेंट गाड़ी के राइट साइड में बैठे थे और फर्स्ट लेडी डबलिन उनके लेफ्ट साइड में बैठी थी। उनके आगे गवर्नर जॉन कैलेनी अपने वाइफ के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही गाड़ी बुक डिपोजिटरी से लेफ्ट टर्न लेती है, वैसे ही ओस्टवाल्ड ने फायर झोंक दिया जिससे पूरा एरिया फायर की आवाज से गूंज उठता है। इत्तेफाक से उस वक्त एक रिपोर्टर ये सभी फुटेज अपने कैमरे में कैद कर रहा था। वहाँ मौजूद लोकल लोगों में से कुछ का कहना था कि केवल 2 फायर हुए, जबकि कुछ ने बताया कि 3 फायर हुआ था, जिसमें से पहली गोली प्रेसिडेंट की गर्दन में लगी और दूसरी उनके सिर पर लगी। गाड़ी का ड्राइवर बिना वेट किए गाड़ी की लोकेशन से दूर भगाता ले गया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी थी। किसी ने शूटर का रंग ब्लैक तो किसी ने व्हाइट बताया, लेकिन FBI के एक पुलिस अफसर ने पहले फायर के तुरंत बाद ही 6th फ्लोर पर एक शख्स को फायर करते हुए देख लिया था। बिना टाइम बर्बाद किए वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए। वो 6th फ्लोर तक गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई मौजूद नहीं था। चंद मिनटों के बाद बुक ऑफ डिपोजिटरी को FBI और CIA ने घेर लिया और अंदर मौजूद सभी एम्प्लॉय को बाहर जाने से रोक दिया गया। लेकिन इन तमाम एम्प्लॉय में से एक शख्स मिसिंग था और वो कोई और नहीं बल्कि ली ओस्टवाल्ड ही था। ली शायद इस काम को करने के बाद फौरन बुक ऑफ डिपोजिटरी से निकल चुका था। वो पहले अपने रूम पे गया, वहां अपने कपड़े बदला और फिर अपने पिस्टल को लोड किया और फिर बाहर आया। पुलिस जो ऑलरेडी उसके पीछे पड़ी थी, उसने पूरे टेक्सास शहर में पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया था, जिसमें मौजूद एक ऑफिसर ने ली को देख लिया। लेकिन इससे पहले वो ऑफिसर कुछ कर पाता, ली ने इसके ऊपर तनातन 4 गोलियां दाग दिया और पुलिस ऑफिसर वहीं ढेर हो गया और उसने पास कहीं लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। फिर हेडक्वार्टर ले गए और अगले 2 दिन तक FBI और CIA ने उससे कड़ी पूछताछ की। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इसका कोई भी सबूत और साक्ष्य मौजूद नहीं है, मतलब इस इंट्रोगेशन का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। 24 नवंबर को जब उसको पुलिस हेडक्वार्टर से जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, तभी मीडिया के सामने उसे किसी ने गोली मार दी और फिर जिस हॉस्पिटल में जॉन एफ कैनेडी को ले जाया गया था, उसी हॉस्पिटल में ली ओस्टवाल्ड ने ले जाया गया, मगर तब तक ली ने दम तोड़ दिया था। ये कहानी थी जो ऑफिशियली डिस्क्लोज की गई थी, लेकिन कई गवाहों का कहना है कि ये वो शख्स था ही नहीं जिसको उन लोगों ने 6th फ्लोर पर देखा। गोली लगने से पहले ली ने मीडिया के सामने भी यही बोलता रहा कि मैं बेकसूर हूँ। Nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me. इन सारी कहानी को एनालाइज करें तो पुलिस ने बताया कि ली ओस्टवाल्ड ने बड़ी चालाकी से प्लानिंग के साथ बुक ऑफ डिपोजिटरी जॉब पाई, फिर अकेले FBI, CIA और पुलिस से छुपकर ये प्लानिंग किया। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हुआ। फिर मैंने इंटरनेट पे घंटों रात बिताने के बाद मैंने बहुत कुछ ढूंढ लिया, जिसमें आती है स्कार्फ वाली लेडी, कि आखिर कैसे ली ने इतनी सारी परफेक्ट प्लानिंग की थी, तो उसका प्लान एंड में इतना फेल कैसे हो गया। जैसे कि बिल्डिंग से भागना, पुलिस वाले को मारना, सिनेमा हॉल में घुस जाना, गिरफ्तार होना। देखो, हत्या के बाद रिपोर्ट पब्लिश हुआ, लेकिन हर रिपोर्ट केवल मामले को कंफ्यूज ही कर रहा था। ली के मरने के बाद
एक रिपोर्ट में तो ये भी छप गया कि ली ने इसने मरवाया है, उसने ही ये सारी प्लानिंग की थी। देखो इस कहानी में बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात जो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ली यदि दोषी था तो उसने ये काम अकेले नहीं किया होगा। कई लोगों का मानना था कि FBI और CIA भी इसमें शामिल थी, क्योंकि ली ओसवाल्ड एक फार्मर US मरीन था जिसपे FBI की नज़र पहले से ही थी। लेकिन फिर ये जानते हुए FBI ने ये बात प्रेसिडेंट के आला अधिकारियों को क्यों नहीं बताया जब वे रूट को सेलेक्ट कर रहे थे। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को जाना था। इंट्रोगेशन के दौरान कई सबूतों को मिटा दिया गया, जैसे कि 6th फ्लोर पे मिलने वाले उन बुलेट सेल को बगैर तस्वीर खींचे पहले हटा दिया गया और फिर उन्हें रखकर तस्वीर खींचा गया, जिसका क्राइम सीन का कोई मतलब नहीं होता है। देखो अब पुलिस द्वारा खींचे गए तमाम फोटो और वीडियो में एक स्कार्फ पहनी हुई एक लेडी को देखा जा सकता है। उस स्कार्फ को बबुस्का कहते हैं। इसी के नाम पे इस लेडी को बबुस्का लेडी नाम दिया गया। कई लोगों का मानना है कि ये लेडी भी इस प्लान की हिस्सा थी, जिसका काम केवल ये था कि प्रेसिडेंट की हत्या के बाद उनकी फोटो खींचना, ताकि ये कंफर्म हो सके कि उनकी हत्या हुई है कि नहीं। इस पूरे 12 मिनट की वीडियो को सुनने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि ये मर्डर आखिर मिस्ट्री क्यों है। लेकिन अब मेरे कुछ पॉइंट को सुन लो। नंबर 1, प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कहाँ जाना था, कब जाना था और किस रास्ते से जाना था, ये बात केवल FBI और CIA के आला अधिकारियों को पता थी, तो ये बात आखिर बाहर कैसे लीक हो गई। नंबर 2, कर्मचारियों ने डिपॉजिटरी के 2 महीने पहले जॉब क्यों छोड़ दिया, क्या ये महज एक संजोग था या भी ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। नंबर 3, जब ली ने अपने राइफल को बुक ऑफ डिपॉजिटरी में ले जा रहा था तब उसे सेट करते समय उसके दोस्तों ने क्यों नहीं देखा। नंबर 4, ली बार बार अपने आपको मीडिया के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बेकसूर क्यों कह रहा था। नंबर 5, पुलिस ने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को डिलीट क्यों कर दिया गया। नंबर 6, जब ली ने इतनी परफेक्ट प्लानिंग की थी तब उसने अंत के समय में इतनी गलतियां क्यों कर दी। नंबर 7, बबुस्का लेडी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। नंबर 8, ली एक फार्मर US मरीन था जिसके ऊपर CIA की नज़र पहले से थी, तब CIA के अधिकारियों ने आला अधिकारियों को ये क्यों नहीं बताया कि ली इस टाइम कहाँ रहता है, क्या करता है। नंबर 9, देखो ये सभी बातें मेरी ओपिनियन थी, आखिर उस दिन यानी 22 नवंबर 1963 ईस्वी को एग्जैक्टली में क्या हुआ था ये बात किसी को नहीं पता है। तभी ये मर्डर दुनिया की सबसे पुरानी मर्डर मिस्ट्री है जो अब तक सुलझ नहीं पाई और मेरे ख्याल से ये कभी सुलझेगी भी नहीं। देखो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन यदि आपको वीडियो लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को जरूर साझा करना और साथ ही साथ हमें ऐसी ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।